गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। एग्रीकल्चर साइंस में अपना टॉपिक चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, और फसल से संबंधित उत्पादन में जो देश में क्रांति आई थी उसको कहते हैं हरित क्रांति, जिसमें हमने अनाज वाली फसलों की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अनाज वाले में बाजरा की, ज्वार, जौ, जई, मक्का इत्यादि की किस प्रकार से वैज्ञानिक खेती की जाती है के बारे में अध्ययन किया था, और अधिक से अधिक अपन अनाज का उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं। आज अपन डिस्कशन करेंगे दलहनी फसलें। दलहनी का मतलब है कि जिससे हमें दालें प्राप्त होती हैं, और आपके सिलेबस में दाल उत्पादक फसलें मूंग, विग्ना रेडिएटा, उड़द, विग्ना मूंग, मोठ, अरहर, केजन, चवला, विग्ना अंगूठी, कुलेटा और चना साइसर जैसी फसलें आपके सिलेबस में दी हुई है। आज के इस वीडियो में अपन मूंग की वैज्ञानिक खेती का वर्णन बताएंगे। इस पाठ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है, मूंग की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए, या फिर मूंग की वैज्ञानिक खेती का वर्णन दिए गए शीर्षकों के आधार पर कीजिए। उसमें मान लो आपको एक शीर्षक दे दिया जलवायु, दूसरा शीर्षक दे दिया अनुवांशिक किस्में, तीसरा शीर्षक दे दिया बीज दर एवं बीज उपचार, और चौथा बिंदु दे दिया पादप संरक्षण। तो ये चार बिंदु दे देंगे शीर्षक, और इन चार शीर्षकों का आपको वहां पर वर्णन करना होता है। प्रत्येक शीर्षक एक नंबर का होता है, और इससे अथवा में भी एक सवाल पूछा जाता है। तो मूंग या विग्ना रेडिएटा मूंग का बॉटनी का नॉमेनक्लेचर है, और ये सब जो आपकी दलहनी फसलें हैं, ये समस्त की समस्त दलहनी फसलें फैबेसी कुल, पहले इसका नाम क्या था लेग्यूमिनेसी कुल, वर्तमान में ये फैबेसी कुल के नाम से प्रचलित है। फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की विशेषता हर बार मैं आपको बताता हूँ, आज हम बता देते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि जो इनके पादप होंगे, ठीक है, उनकी पादपों की ये जो जड़ें हैं, इस जड़ों के अंदर पाई जाती है गांठें। क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। ये कोई भी लेग्यूम प्लांट है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप इनकी गांठें यदि देखना चाहते हैं तो अभी खरीफ की सीजन चल रही है, खरीफ की फसलें खेत में बोई गई, और आपके खेत में भी मूंगफली की क्रॉप, अरे की साइकोजिया, मूंगफली की खेती किसी के खेत में हो तो आप जाकर के देख सकते हो। उसका आप प्लांट उखाड़ोगे तो उसमें एक तो आपके पॉइंट्स लगे हुए मूंगफली, इस प्रकार की मूंगफली की फलियां लगी हुई, और इसके अलावा इस प्रकार की स्पष्ट तरीके से लगी हुई गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठें, ठीक है। और इन गांठों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु, और उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम नामक जीवाणु। इन गांठों के अंदर सजीवी संबंध बना करके रहता है। बट तो लेग्यूमिनेसी पादपों की एक विशेषता है कि इन पादपों की जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य संपादित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत कंटेंट मात्रा
प्रयोग पादप सीधा नहीं करता। इसलिए इन नाइट्रोजन को इनके नाइट्रोजन के योगी जैसे NO2 माइनस नाइट्रेट, NO3 माइनस नाइट्रेट, NH3 और NH4 अमोनिया और अमोनियम जैसे यौगिकों में बदलना होता है और इन्हीं यौगिकों का ये पादप उपयोग करके अपना वृद्धि और विकास करते हैं। तो ऐसा काम केवल और केवल लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में स्वतः होता है। बाकी कि सर ये दलहनी फसलें, अदलहनी फसलों में एक अलग से जीवाणु, और उसमें आपको बताया था जब अपन अनाज उत्पादक फसलों का डिस्कशन कर रहे थे तब, जिसमें अपन बार डिस्कस कर रहे थे बीज उपचार। उसमें बीज उपचार अनाज वाली फसलों में बीज उपचार में लास्ट में बीज उपचार करते हैं एरोबैक्टर और एजोबैक्टर से। तो वो अदलहनी फसलों के वायुमंडलीय फिक्सेशन करने वाले जीवाणु हैं और ये राइजोबियम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य संपादित करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे पास एक फोटो भी बन है, ये मिला मैं आपको शेयर कर दूंगा। अन्यथा आप मूंगफली के पादप की जड़ों में ये गांठ देख सकते हैं और राइजोबियम यदि देखना चाहते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेंट अभिरंजन आता है, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेंट अभिरंजन आता है। उस क्रिस्टल वॉयलेंट से अभिरंजित करने से ये राइजोबियम जीवाणु आपको दिख जाएंगे कि सर पॉजिटिव है नेगेटिव, इसकी जानकारी तो आप वहीं से पता कर पाएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये आप उसके वॉयलेंट में अभिरंजन लेता है या नहीं लेता उसके आधार पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये लेग्यूमिनेसी कुल की एक लाक्षणिक और इम्पोर्टेंट विशेषता थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अपन मूंग की वैज्ञानिक खेती के बारे में डिस्कशन करते हैं। इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। तो ये दालें जितनी भी ये मूंग, उड़द, अरहर, चवला और चना, ये इससे हमें दालें प्राप्त होती हैं और दालों में सभी में अपने इसका इम्पोर्टेंस महत्व क्या है, प्रोटीन। अनाजों से हमें क्या उत्पन्न हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट, और इन दलहनी फसलों से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। तो ये हमारे खाद्यान्न की जो भोजन के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उन आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने में इनकी इम्पोर्टेंस रहती है। तो मूंग की फसल राजस्थान में सामान्यतः खरीफ की ऋतु में बोई जाती है और खरीफ की दालों में मूंग को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। इसका उपयोग नमकीन, मिष्टान, पापड़ इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है और जो इनकी फसल का जो चारा होता है वो पशुओं के लिए भी पौष्टिक माना जाता है। इसके अलावा दलहनी फसल होने के कारण ये राइजोबियम जीवाणुओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में संचित करने की क्षमता भी रखता है, जिसके कारण मृदा उर्वरकता क्षमता, या इसको कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, है वो बढ़ती है। मूंग की दाने में 23% तक की प्रोटीन कंटेंट मात्रा पाई जाती है। मूंग की फसल के लिए जलवायु क्लाइमेट कैसा चाहिए। मूंग एक वर्षा और ग्रीष्म ऋतु की फसल मानी जाती है। तो वर्षा ऋतु में होती है तो मूंग की खेती के लिए 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यदि है तो आप वहाँ पर इसकी खेती कर सकते हैं। और इनकी वृद्धि और विकास के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। इनकी वृद्धि और विकास के लिए राजस्थान की सभी प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है, लेकिन यदि दोमट मृदा है तो इनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। खेत की तैयारी, ग्रीष्मकालीन फसल बोने के लिए
गेहूं की कटाई के बाद, यानी कि आप ग्रीष्म ऋतु में यदि मूंग की खेती करना चाहते हैं तो आप गेहूं की हार्वेस्टिंग करने के बाद सिंचाई कर के 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, मिट्टी को भरपूरा बनाएं, समतलीकरण करें और मूंग की खेती वर्षा होते ही 2-3 जुताई करके इसकी बुआई कर लें। ये खेत की तैयारी का तरीका है। उन्नत सिल्क इसमें आप क्या क्या बो सकते हैं? के 851, MUM2, RMG 62, RMG 268, RMG 344 जिसको धुन भी कहते हैं, ML 267, ML 131, गंगा फर्स्ट और पूसा बैसाखी जैसी उन्नत किस्मों का आप कर सकते हैं। आप मूंग की फसल खेत में बोने के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की सहायता से बोएं और यदि आप मिश्रित फसल अपना रहे हैं तो मिश्रित फसल में आप इसकी मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं। बीजों का उपचार: बीज बोने से पहले 3 ग्राम थायरम 2 ग्राम कार्बेंडिज्म से आप उपचारित कर लें और अंत में जब आपको बीजों को बोना होता है उससे पहले एक आता है राइजोबियम कल्चर पाउडर, ठीक है, थैलियम पैकिंग में आता है राइजोबियम कल्चर पाउडर, और उस राइजोबियम कल्चर पाउडर से आप लास्ट में उपचारित कर लें ताकि इसमें गांठें जल्दी जल्दी बन जाएगी। तो ये मैंने पहले बताया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो हो जाएगा। बुआई आप कब करें और किस विधि से करनी चाहिए? तो बुआई का समय और विधि: बुआई आप 15 जुलाई से 30 जुलाई तक कभी भी कर सकते हैं और कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रखते हुए ये कार्य संपादित कर सकते हैं। खाद और उर्वरक: खाद और उर्वरक कितना दें? मूंग की एक दलहनी फसल है तो इनको नाइट्रोजन की मात्रा क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये राइजोबियम जो जीवाणु पाए जाते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेंगे। तो नाइट्रोजन आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम ही नाइट्रोजन देना है। उसके अतिरिक्त आपको 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और प्रति हेक्टेयर की दर से जब आप बुआई कर रहे हैं तब दे दें। 250 किलोग्राम जिप्सम है वो आप प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले वृद्धि और विकास अच्छा हो उस समय आप दे सकते हैं। अगला है सिंचाई, इरिगेशन। तो मूंग की फसल के लिए आप वर्षा ऋतु में आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा समय पर यदि बारिश हो जाती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्यथा यदि आप जायद की फसल के रूप में मूंग की खेती करना चाह रहे हैं तो समय समय पर आवश्यकता अनुसार आप 8 से 10 दिन के अंतर पर जायद की ऋतु में यदि कर रहे हैं तो मतलब ग्रीष्म ऋतु में आपने मूंग खेत में बोया है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर ये कार्य संपादित कर सकते हैं, मतलब सिंचाई कर सकते हैं। इनकी एक खासियत है, फली जब बन रही होती है, फली बन रही होती है और दाना बनते समय पानी की कमी नहीं रहने देनी चाहिए। यानी कि ये क्या है, ये मूंग के फसल की क्रांतिक अवस्था है। क्या? फली बनना और फली में दाने का बनना, ये दो इसकी क्रांतिक अवस्था है। इस समय फसल को किसी भी प्रकार की पानी की कमी नहीं आने देनी चाहिए। खरपतवार, आप समय समय पर फसल खेत में बोने के 30 दिन के बाद निराई गुड़ाई करके फसल खरपतवार को हटा सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण यदि करना चाहे तो 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरेलिन को आप 100 लीटर पानी में इसका घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। भूमि पर इसका छिड़काव करें तो खरपतवार नष्ट हो सकती है। अब हमने बुआई से लेकर के खेत की तैयारी से लेकर के
खरपतवार तक का पूरा प्रोसेस कर लिया, यानी कि इतनी सारी मेहनत कर ली। अब रहता है कि पादप कैसा वृद्धि और विकास कर रहा है और कौन कौन सी इसमें बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। तो उनकी हमें सबसे पहले देख रेख रखते हुए पादप को प्रोटेक्ट यानी कि पादप का संरक्षण करवाना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा जितनी भी हमने मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है और प्रोडक्शन अच्छा उत्पादन हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए पादप का संरक्षण बहुत जरूरी है। मूंग की फसल में सामान्यतः मोयला, सफ़ेद मक्खी, फली छेदक, पत्ती बीटल इत्यादि प्रकार के कीट हैं, ये इनको संक्रमित करते हैं। तो इसके लिए आप बीटल यदि हैं तो मोनोक्रोटोफॉस मिथाइल डिमेटोन 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इन दवाई का छिड़काव करने से बीटल है, मोयला है, सफ़ेद फल मक्खी है, फली छेदक कीट हैं, ये समस्त के समस्त इंसेक्ट नष्ट हो जाएंगे। एक बीमारी होती है इसमें चित्ती जीवाणु रोग, ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो आप एग्रोमाइसिन 200 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम, एग्रोमाइसिन 200 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम की मात्रा लेकर के 500 लीटर पानी में इसका घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव कर लें। दूसरी बीमारी है पीत सीरा मोजेक रोग, इसमें होता है। तो इनके नियंत्रण के लिए ये पीत सीरा मोजेक ये जो मक्खी है, ठीक है, उन मक्खी के कारण फैलता है। इसके लिए आप मिथाइल डिमेटोन मेलाथियोन का 0.1% का घोल बना करके आप फसल के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी बीमारी है तना झुलसा रोग। ये ऐसी बीमारी से बचने के लिए आप बुआई के 30 से 35 दिन के बाद 2 किलोग्राम मैंकोजेब 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाओ। 2 लीटर मैंकोजेब 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाएंगे और प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव आप कर लोगे। अगली बीमारी है सार्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेनिज्म 2 ग्राम, सार्कोस्पोरा एक प्रकार की कवक है तो आप ले सकते हैं कैप्टान 3 ग्राम लेकर के आप प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके फिर खेत में इसकी बुआई करें तो आपकी ये बीमारी से बचाव हो सकता है। एक बीमारी होती है इसमें पीलिया यदि होता है तो फेरस सल्फेट का आप इसके ऊपर छिड़काव करने से पत्तियां पीली पड़नी रुक जाती है। और लास्ट एंड फाइनल बीमारी होती है छासिया या चूर्णी फूंफद, छासिया या पूर्णी फूंफद। तो इसमें क्या होता है रोग में कि इस रोग में पत्तियों के ऊपर सफ़ेद गोलाकार चूर्ण जैसे धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां छोटी होकर के पीली पड़ जाती है, जिसे छासिया या चूर्णी फफूंद कहते हैं। तो इसके लिए आप घुलनशील गंधक पाउडर सल्फर जिसको अपन कहते हैं, केराथॉन 1 लीटर का पहला छिड़काव रोग के प्रारंभिक स्तर में जैसे लक्षण आपको दिखने लगे उस समय इनका छिड़काव कर लें। और दूसरा छिड़काव और 10 से 15 दिन के अंतराल में करें तो जो कवक इनके पर्ण की सतह पर लगी है वो आपकी खत्म हो जाएगी। अब हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, क्या हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का क्या प्रोसेस रहेगा? मूंगफली की फलियां जब पीली पड़ जाए, प्रारंभिक स्तर में कैसा रंग होता है इसका? हरा होता है। पीली पड़ जाए, काली पड़ने लग जाए और सूख जाए तब तक इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और यदि ज़्यादा काली पड़ गई और ज़्यादा सूख गई तो इसकी एक समस्या है कि ज़्यादा
प्रकाश या तापमान के कारण फिर वो फलियां फटने लग जाती है और दाने हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी काली पड़े उसी के प्रारंभिक स्तर में इसकी हार्वेस्टिंग है वो कर लेनी चाहिए। यदि पत्तियां आगे सूख जाती हैं तो फलियां चटकने लगती हैं। चटकना मतलब फट करके उससे दाना बाहर आ जाता है, इसको कहते हैं चटकना। तो ये समस्या से बचने के लिए आप जल्दी जल्दी इसकी क्या कर लें, कटाई कर लें। फसल को सुखा करके आप थ्रेसिंग की सहायता से आप इसकी थ्रेसिंग कर सकते हैं। तो आप यदि देखा जाए सभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यदि आपने बढ़िया ढंग से की है तो मूंग की आपके 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको प्राप्त हो जाती है। और फिर आप सुखा करके इसका भंडार गृह में भंडारण कर सकते हैं। तो आज मूंग की वैज्ञानिक खेती के बारे में पढ़ा। कल उड़द मोट चारों पांचों में से कोई भी एक फसल लेकर के अपन डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।